नमस्कार दोस्तों, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हमने एक हिस्ट्री का सिलेबस जो चालू किया है क्लास 10वीं के लिए, जिसमें दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद है। हमने पीछे क्लास में देखा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। उसके बाद अब हम आते हैं इसी टॉपिक में 1917 की बोल्शेविक क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वो समय है जब विश्व में बहुत जगह घटनाएं घट रही हैं। उस समय भारत में भी गांधी जी का आगमन होता है, ठीक है। तो उसको भी भारत में राष्ट्रवाद जब हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इन दोनों को लिंक करके पढ़ना है। इट मीन्स कि अब आप दोनों जगहों की स्थिति को जानेंगे तो ये आगे चल के आपको आपकी समझ को और ज़्यादा बेहतर करेगा। ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप। यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, मैं नोट कर देता हूँ। ये आपका यूराल पर्वत है और ये जो नदी निकल रही है इसको यूराल पर्वत से निकला है, तो ये यूराल नदी है, ठीक है। ये प्राकृतिक सीमा है। इधर आपका ये एशिया और ये यूरोप। यूराल पर्वत से ही निकली है यूराल नदी। इधर वाला भाग एशिया और ये यूरोप। और ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा रूस है, जिसको रसिया बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, नीचे आपका अफ्रीका महादेश, अफ्रीका। यहाँ पे एक द्वीप है मेडागास्कर, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। और उसी तरह एक और देश यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटा सा देश जापान। ये देश है, देश, ये महादेश, ये आपको नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखेंगे। और अंटार्कटिका, ये आप लोग जानते हैं। तो ये है कुछ विश्व की स्थिति। 1917 की बोल्शेविक क्रांति, तो पहले तो हमको जानना है कि बोल्शेविक क्रांति है क्या, बोल्शेविक का मतलब क्या है ना। इस समाजवाद की जो परिभाषा चली, जिसके प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को मानते हैं, उसमें सबसे पहले जानना है कि बोल्शेविक का मतलब क्या होता है और ये क्रांति रूस में क्यों घटती है। इसके पीछे का कुछ कारण समझिए। रूस की स्थिति इस समय के पहले स्थिति खराब होती जा रही थी। यहाँ पे कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय, मजदूरों की स्थिति बहुत ही भयावह थी, औद्योगिकरण की जो नीति थी वो खराब थी, रूसीकरण की नीति, इससे प्रभाव पड़ा। उसके बाद जितने भी विचारक थे उनका प्रभाव यहाँ के लोगों पे पड़ा, है ना। क्रीमिया युद्ध देखने को मिला, विदेशी घटनाओं का अगर प्रभाव देखें तो क्रीमिया युद्ध। फिर रूस की पराजय हो जाती है 1905 में जापान से, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। और बोल्शेविक और मेंशेविक दो शब्द आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगे। और ये सबसे पहले रशियन सोशल लेबर पार्टी में ये एक शब्द रखा गया था, बोल्शेविक। बोल्शेविक का मतलब ही होता है बहुमत, ठीक है। तो ये जो रशियन डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वो दो गुट में बट गई। एक जो पार्टी थी वो बोल्शेविक हो गई और एक मेंशेविक। बोल्शेविक का मतलब ही होता है बहुमत और मेंशेविक का मतलब हो गया अल्पसंख्यक, है ना। इसी बोल्शेविक के प्रमुख नेता बनते हैं आपके व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पे, चूंकि ये कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ही प्रभावित है, रूस में जिसकी सरकार थी उसका नाम था निकोलस द्वितीय। ये जार निकोलस द्वितीय जो था बहुत ही क्रूर शासक था।
इसने कृषकों वर्ग की स्थिति को बहुत ही दयनीय बना दिया था। मजदूरों की हालत बहुत ख़राब कर दी थी, बहुत ही मजदूरी कम दिया जाता था। तो इन सब पर बात करेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पहले इसको समझिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड से 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1917 की बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति का अन्य नाम क्या है, तो अक्टूबर क्रांति। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है पहली बार वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में एक गुट के लिए रखा गया था। आगे चल के ये गुट जो है वो दो वर्ग में बढ़ जाती है, एक को बोल्शेविक और एक को मेंशेविक कहा गया। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत, यानी संख्या ज़्यादा, और इसका अल्पमत यानी कि कम संख्या वाला। ठीक है, यही बोल्शेविक, जाहिर सी बात है जब सरकार जिसकी होती है उसी की तूती बोलती है ना। तो इसमें बहुमत वाली सरकार बनी बोल्शेविक की, जिसके नेताओं के बारे में बात करें तो प्रमुख नेता के रूप में व्लादिमीर लेनिन हुए और ट्राटस्की, जो कि लाल सेना के प्रमुख थे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, BI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा ट्राटस्की, या ऐसे सवाल पूछ सकता है लाल सेना के प्रमुख कौन थे, तो ट्राटस्की। अब इसके कारणों की यदि बात करें तो इस कारणों को अगर भी आप याद कर लेते हैं तो आप सोशल अगर पढ़ रहे हैं तो इतना आर्ट आप में आना चाहिए, क्योंकि ये आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है। कि निरंकुश शासन, निरंकुश शासन का मतलब क्या हो गया कि मैं राजा हूँ और मैं जैसे चाहूँ प्रजा को रखूँ वैसा। जैसे आजकल के जो छोटे स्तर पे मुखिया लोग होते हैं, अपने को बादशाह समझने लगने लगते हैं, है ना। तो इस टाइप के आपके आसपास के जितने भी इस टाइप के जो नेता हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वो तानाशाही टाइप का, तो उसको मान लेंगे, है ना। सब मुखिया एक जैसे नहीं है, दिल पे नहीं लेना है। चलिए, तो क्रांति के प्रमुख कारण में निरंकुश शासन पहला शब्द आता है। निकोलस द्वितीय जो यहाँ का शासक है। एक और बात पहले समझ लीजिए, रूस के राजा को जार बोलते हैं, जार। तो अब जार कहीं शब्द समझ में आए, सुनने को दे, तो ये रूस के सम्राट को जार बोलते हैं, है ना। तो इससे डरना नहीं है, ये CZAR, ठीक है, ये याद रखना है। तो निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन से आप अर्थ लगा ही सकते हैं या लिख भी सकते हैं आराम से। तो पहले याद कीजिए, निरंकुश शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति हमेशा किसानों की स्थिति और मजदूरों की स्थिति, ये हमेशा से ही, कोई भी क्रांति देखिएगा तो इनकी स्थिति कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो पहला निरंकुश शासन, जहाँ पे शासन निरंकुश होगा वहाँ के किसान और मजदूर स्थिति खराब हो जाएगी। उसके बाद है औद्योगिकरण की समस्या। बात करें औद्योगिकीकरण, तो आपने देखा यूरोप में औद्योगिकीकरण का विकास हो रहा था। जैसे इंग्लैंड, आपने मैप देखा होगा यूरोप में, तो वहाँ पे उद्योग धंधों का विकास होना चालू हो गया था, जिसके वजह से जो अगल बगल के क्षेत्र थे उन पर भी वो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। तो ये समस्या। उसके बाद है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जिसमें क्रीमिया युद्ध, जिसमें रूस हारता है और उसके बाद वहीं से उसकी सुधार की स्थिति चालू हो जाती है। फिर 1905 की क्रांति, जिसमें रूस जैसे बड़े विशाल देश को जापान, एक छोटा सा देश, उसको हरा देता है ना। उसके बाद इस पे रूस में मार्क्सवादी विचार का प्रभाव और इसमें बुद्धिजीवियों का योगदान, ये इम्पोर्टेंट प्रमुख कारण है। ठीक है, तो निरंकुश शासन, दयनीय स्थिति कृषकों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या रही, विदेशी घटनाओं का प्रभाव
और उसमें मार्क्सवादी विचार तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। तो इनसे अगर आप थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन अगर आता है कि 1900 बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें, तो चर्चा करने के लिए हम चलते हैं फिर एक थोड़ा सा डिटेल्स में, है ना, कि इस समय शासन कौन था, किसका शासन चल रहा था, वो क्या कर दिया रूस में कि उसको निरंकुश शासन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टू द पॉइंट में जो बुक्स में है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके डिटेल्स पे चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। चलिए जो आपके बुक में है, पहला है जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। ये प्रमुख कारण है, आप इसका टॉपिक में लिख सकते हैं, प्रमुख कारण, प्रमुख कारण। तो 1917 से पहले मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ। 1917 से पहले रूस में रोमनोव वंश का शासन था। रोमनोव वंश का शासन था, ठीक है। रूस के सम्राट को क्या बोलते हैं, जार। ये इंपॉर्टेंट है। इसका शासक जो था वो निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय ये बहुत ही जालिम किस्म का व्यक्ति था। जालिम ना कह के कठोर कह सकते हैं, ठीक है। ये अपनी प्रजा से उसको कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ये दैवीय शक्ति में विश्वास करता था। दैवीय शक्ति में, यानी कि राजा जो है वो बहुत ही द्वारा सब कुछ चलता है। ये इसका कहानी था निकोलस द्वितीय का। ये इसका मानना था कि भगवान ही या गॉड जो है वो ही हम लोगों को शासन करने के लिए आप पर भेजे हैं। तो ये दैवीय शक्ति का इस पर मतलब हावी था। इसकी जो अफसरशाही थी वो बहुत ही तो पहला कारण जो है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, उसमें देखते हैं कि रोमनोव राजवंश का शासन था इस समय निकोलस द्वितीय जो था वो यहाँ का जार हुआ करता था, यानी सम्राट हुआ करता था। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। ये दैवीय शक्ति में विश्वास करता था। इसका मानना था कि ये ऊपर वाले यानी गॉड इन लोगों को बना के भेजा है धरती पे रूस के जो आम जनता है उस पर शासन करने के लिए। आम लोगों के सुख दुख से इसको कोई मतलब नहीं था। इसमें जो अफसरशाही थी, ये इसकी नियुक्ति जो ये करता था निकोलस द्वितीय, उनका बिना योग्यता देखे उनकी नियुक्ति कर देता था, जिसके कारण क्या हुआ कि यह अयोग्य शासक हुआ और जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब होती चली गई। अब जैसे ही जनता की स्थिति खराब होगी तो वो बगावत तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार निरंकुश शासन और अयोग्य शासन के खिलाफ यहाँ की जो जनता थी
उनके पास एक ही चारा था कि वो क्रांति करें, ठीक है। और इसमें घी का काम जो किया वो थे आपके व्लादिमीर लेनिन साहब और ट्राटस्की साहब। आगे चलेंगे तो उन पर भी चर्चा होगी। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों, जैसे ही आ गया कृषकों की दयनीय स्थिति, तो समझ लीजिए जब शासन जो होगा वो केवल अफसरशाही को देख के किया जाए तो आम जनता से किसी उस सरकार को कोई मतलब ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कृषक और मजदूर की स्थिति तो दयनीय होनी ही है, ठीक है। जार अलेक्जेंडर जो थे 1861 में दास प्रथा का जब इन्होंने अंत किया तब भी स्थिति जो थी वो किसानों की दयनीय ही थी, ठीक है। सॉरी, दास प्रथा नहीं, कृषि दासता, सॉरी, कृषि दासता। यहाँ पे पूंजी का अभाव था, पूंजी का अभाव, और पूंजी का अभाव अगर होगा तो जाहिर सी बात है खेती पर उसका असर पड़ेगा, और पूंजी नहीं होगा तो जो आधुनिक मशीनें हैं होंगे वो किसान नहीं ले पाएंगे, जिससे जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र में उत्पादन हो सकता है वो उत्पादन नहीं हो पाता था। इससे आर्थिक स्थिति किसानों की और दयनीय होने लगी। इन पर टैक्स मनमाना ढंग से रखा जाने लगा, जिसकी वजह से ये कृषकों की दयनीय स्थिति और ख़राब हो गई, ठीक है। अगला जो कारण है वो देखेंगे मजदूरों की स्थिति, जो कि वो भी दयनीय ही थी। तो चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड पे मजदूरों की दयनीय स्थिति। अभी हमने किसानों कृषकों की स्थिति देख लिया, अब मजदूरों की दयनीय स्थिति की बात करते हैं। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनको काम बहुत ज़्यादा करना था लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। इन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई थी, जिससे मजदूर वर्ग जो था वो संतुष्ट नहीं था। इनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था। राजनीतिक अधिकार की मतलब कि हमको कितना मजदूरी मिलेगा या हमारे राइट्स क्या हैं, फैक्ट्री में हमको कैसे काम करना है, इस टाइप के जो अधिकार हैं वो। और अपने समर्थन में ये हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। आज हम जो देखते हैं कि हमको कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं या हड़ताल कर देते हैं। जैसे टीचर वाले लोग अभी भारत में हड़ताल कर दिए थे, या डॉक्टर जो हड़ताल किए थे, इस टाइप की जो बातें थी वो रूस में अपने समर्थन में ये मजदूर अपना हड़ताल भी नहीं कर पाते थे। कार्ल मार्क्स, सॉरी, लेनिन साहब ने इनके बारे में लिखा कि मजदूरों के लिए खोने के लिए केवल बेड़ियां ही बच गई थी। तो इससे मजदूरों की स्थिति का पता चल रहा है कि मजदूरों की रूस में दयनीय स्थिति कितनी भयावह थी। इसके बाद औद्योगिकीकरण की समस्या पे चर्चा होगी, जो चौथा कारण है रूस में बोल्शेविक क्रांति के लिए। तो क्रांति देखिए, मजदूरों की स्थिति इधर खराब हो रही है, किसानों की स्थिति खराब हो रही है। अब ऐसे में ये लोग बगावत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अब थोड़ा सा औद्योगिकरण की समस्या पे देखते हैं। रूस में दो शहर जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री लगे हुए थे, एक तो था पेट्रोग्राड और मॉस्को। ये दो शहरों में ही कुछ बड़े उद्योग लगे थे। लेकिन इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ वो एकदम उससे यह एकदम अलग हो गया था। यहाँ महत्वपूर्ण उद्योग जो हुआ वो कुछ ही क्षेत्रों में हुआ, जिससे यहाँ के लोगों पे प्रेशर और बढ़ना चालू हो गया।
क्योंकि जीविका कमाना है, जीविका के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। और कुछ ही शहर में मान लीजिए कि आपने फैक्ट्री लगा दिया, फिर वहाँ से जो मजदूर है वहाँ पलायन करे जाएंगे, ठीक है, और सब लोगों को तो रोजगार मिलना नहीं है। राष्ट्रीय पूंजी का यहाँ पे अभाव था। अब जिस देश में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव है, वहाँ की सरकार अपनी जनता के लिए कोई अच्छे ढंग से फैक्ट्री या शिक्षा व्यवस्था या हेल्थ पे काम नहीं कर सकते हैं। ये जो उद्योग विकास हुआ वो पूर्ण रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर थे, ठीक है। विदेशी पूंजीपति जो थे वो आर्थिक शोषण कर रहे थे। ऐसे में यहाँ के जो रूस की जनता थी वो बहुत ही प्रताड़ित हो रही थी और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, तो वो लोग क्रांति के तरफ रुख अपना लिया। इसके बाद अब जो कारण में हम बात करेंगे वो होगा जो युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध, ठीक है, या फिर 1905 में जापान के द्वारा पराजय, उसको भी ये बोल्शेविक क्रांति के कारण में माना जाता है। तो अगले के तरफ चलते हैं। तो इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखते हैं रूसीकरण की नीति, पांचवा जो प्रमुख कारण है। पूरे रूस में रूसी भाषा, संस्कृति और परंपरा को लागू करना चाहता था, ठीक है, ताकि सभी लोग एक जैसी पहचान अपनाएं। ये कारण खूब ध्यान से समझिएगा। रूस में क्या हुआ कि वो लोग सभी लोगों पर ये थोप रहे थे कि रूसी भाषा, संस्कृति और परंपरा को लागू किया जाए ताकि सभी की एक जैसी पहचान बने। इसमें व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन, ये बाद में इन्होंने सोच रखा, लेकिन ये लोग ये सोच रहे थे कि इसका जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। हर चीज का दो पहलू होता है, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में एकता में थोड़ा सा सुधार हुआ कि हाँ एकता है, प्रशासन थोड़ी सी मजबूत हुई क्योंकि रूसीकरण की नीति लग रही थी। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। ये प्रभाव क्या था कि जो अन्य जाति और जो भाषाओं के लोग मानने वाले जो थे उनमें असंतोष फैल गया और कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ, विद्रोह भी हुआ, है ना। जाहिर सी बात है कि एक ही गांव में कुछ लोग का रहना उठना बैठना सबका अलग अलग कुछ अपना नज़रिया होता है। तो रूस जैसे बड़े विशाल देश में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग निवास करते थे जो एक जैसा पहचान नहीं बना पाते, इसलिए विद्रोह और विरोध होना तो लाजमी था। इसमें सांस्कृतिक विविधता को बहुत ही नुकसान पहुंचा। तो ये है रूसीकरण की नीति। एक लाइन में समझ सकते हैं कि रूस में जो जार का जो शासन चल रहा था वो चाहता कि पूरे रूस में भाषा, संस्कृति और परंपरा एक हो ताकि वो मजबूत बने, लेकिन ऐसा कर पाना बड़ा ही असंभव कार्य था और ये विद्रोह बनना तय था। इसके बाद अगला जो प्रभाव देखते हैं वो विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इसमें देखिए क्रीमिया युद्ध और 1905 की क्रांति, जिसमें रूस जैसा बड़ा देश एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार जाता है। तो पहले क्रीमिया युद्ध देख लेते हैं। क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 के बीच में चालू हुआ और 1856 में पेरिस की शांति के बाद ये क्रीमिया युद्ध समाप्त हुआ। क्रीमिया युद्ध जो था वो एक्चुअली में रूस और ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की के बीच में हो रहा था। केवल धार्मिक कुछ कारण रहे हैं, ठीक है। इस धार्मिक कारण में जो जेरूसलम वाला जो एरिया था उस पर कब्जे वाली बात थी और रूस की विस्तारवादी नीति जो थी, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और जहाँ से युद्ध देखने को मिलता है जिसका नाम है क्रीमिया युद्ध। अच्छा, रूस और ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने बाद में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की पर उनका सपोर्ट हो जाता है, जिससे रूस हार जाती है। रूस की सेना बड़ी बुरी तरह से पराजित होती है और इस प्रकार क्रीमिया युद्ध का अंत 1856 में पेरिस शांति के बाद हो जाती है। लेकिन इस युद्ध ने रूस का जो एक अहम था उनमें
कि हम इतने बड़े विशाल देश में हैं और हमारा देश बहुत बड़ा विशाल है और इसमें जो सेना है वो बहुत डेडिकेटेड है, देशभक्ति है। इन सारी कमजोरियों का उजागर क्रीमिया युद्ध में हो गया। इसीलिए इसको सुधारों का युग भी कहा गया, क्रीमिया युद्ध को, जो 1853 से 56 में जो रूस की कमजोरियां थी वो उजागर हो चुकी थी। और जैसे ही यह युद्ध में कमजोरी उजागर हुई, लोगों के बीच में वही जो कमजोरी थी वही विद्रोह के रूप में 1905 की क्रांति शुरुआत होती है। इसमें रूस और जापान के बीच में युद्ध होता है और रूस बुरी तरीके से हारती है। जब सेना हार के लौट रही थी तो रूस की सेना जब हार के जब निकल रही थी तो यहाँ की जनता को लगने लगा कि ये केवल दिखावा है कि रूस इतना बड़ा देश है, इसमें सैनिक शक्ति बहुत है, लेकिन तुर्की जैसे देश से वो हार जाते हैं। तो जो बचे कुछ सेना थे उनमें जनता मिलके ये लोग तानाशाह जो जार निकोलस द्वितीय है उनके दरबार के तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही लोग मारे गए। इसी को खूनी रविवार के नाम से इसको जाना गया इतिहास में, या लाल रविवार। ये 9 जनवरी का जो समय है ये पुराने कैलेंडर, वहाँ का पुराना कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन डेट था वो 22 जनवरी 1905, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो निहत्थों पर वार कर देने की वजह से जब रूस की जनता में आक्रोश पैदा हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा लोग किसान वर्ग के लोग सामने आए और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। तब जाके ये 1905 की क्रांति समाप्त हुई। क्रांति हुई लेकिन यह क्रांति पूर्ण रूप से असफल रही। लेकिन रूस की जनता में यह विचार आ गया कि आने वाले दिन में जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक इस देश का भला नहीं होगा, ठीक है। अब इस अगली कड़ी में जो अगला कारण है वो है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान, ठीक है। तो फिर अगले स्लाइड में देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अगला उसका कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक आप इतने वीडियो को देखकर अपना नोट्स बनाएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने पढ़ाई को टारगेट कर लीजिए कि 2027 में आपका झंडा बुलंद हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।